फैजान जी, सिवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, या सिवान में कौन किस पर कितना भारी लग रहा है? सिवान में आपने बताया दो नाम, हाँ। एक ओसामा साहब और एक मंगल पांडे का। ओसामा साहब का भी नाम शहाबुद्दीन की वजह से है, क्योंकि ये सिवान में शहाबुद्दीन की जो राजनीति रही वो बड़े लंबे समय तक रही, और उसको ही अभी तक काउंटर शायद नहीं हो पाया है। इसीलिए वजह है कि आरजेडी ने उनके बेटा को वहाँ से टिकट दिया है। आप अभी कह रहे थे कि ये बार बार जाते हैं, जो भी अगिन को वहाँ बार बार ले जाया जाता है। उसकी एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि सिवान, गोपालगंज, वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए और भी गोरखपुर से सटे हुए ये क्षेत्र हैं, तो वहाँ ले जाया जाता है। और दूसरी चीज़ इसलिए भी ले जाया जाता है उनको कि वो अपने जो एक ब्रांड है उनका, एक हिंदू मुस्लिम इशू उठाने का, वो इनका अपना ब्रांड है, उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन देखिए, ये भी एक सच्चाई है कि बिहार में कम्युनलिज्म या हिंदू मुस्लिम कार्ड कभी नहीं खेला गया, कभी नहीं चला है। खेलने की कोशिश तो की गई है लेकिन कभी चला नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ठीक है, वो एक जैसे प्रधानमंत्री जंगल राज का उन्होंने अपना शुरू किया है, तो वो अभी तक वो हर मीटिंग में जंगल राज की ही बात कर रहे हैं, या अमित शाह हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एनडीए की तरफ से पूरी फौज है, उसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये लोग भी हैं। और दूसरी तरफ ये महागठबंधन है, बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड इस सेंस में है कि आरजेडी की तरफ से सिर्फ एक लीडर यानी तेजस्वी यादव, एक सुना आज हमने कहीं पढ़ा कि शायद एक जगह लालू यादव भी जा रहे हैं, तो वहाँ उनके। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी कभी राहुल गांधी आ जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी एक मरतबा आई हैं, और कोई नहीं है। पायलट वगैरह ने कहीं कहीं मीटिंग में की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़े लीडर या उनके जो केंद्रीय लीडर हैं वो यहाँ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए पूरा दबाव जो है वो तेजस्वी यादव पर है। अब ये जो बात हम कर रहे हैं, इसका कितना रिफ्लेक्शन ग्राउंड पर दिख रहा है? अब सर्वेज आना शुरू हो गए हैं, पहले फेज की जो सीटें हैं वहां कौन कितनी बढ़त बना रहा है, सर्वेज क्या कह रहे हैं, लोगों का ओपिनियन क्या कह रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। तो जो सर्वे सामने आ रहा है, जो सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आया है, उसमें बिहार विधानसभा चुनाव में सेकेंड फेज की 122 सीटें, जिसकी जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को होगी, उसकी भी बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसकी भी यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि फर्स्ट फेज की सीटों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीटें हैं। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो यहां पर तिरहुत, शाहबाद और अंग की 63 सीटें आती हैं। और इन 63 सीटों में जो सर्वे बता रहा है वो ये बता रहा है कि 38 से 39 सीटों पर एनडीए बढ़त बना सकता है, जबकि 22 से 23 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बना सकता है। 2020 की तुलना अगर आप करेंगे तो यहां महागठबंधन को 39 सीटें मिली थी 2020 के नतीजों में, लेकिन यहां भी जो सर्वे है वो बता रहा है कि 22 से 23 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं, यानी नुकसान यहां महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। इस रीजन की सीटों की बात करें तो यहां महुआ आती है, यहां पर राघोपुर आती है, रघुनाथपुर आती है, ये तमाम सीटें हैं जो वीआईपी कैंडिडेट्स की वजह से चर्चा में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू जो है वो यहां पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू की बात करें तो 57 सीटों पर जेडीयू यहां कुल अपने कैंडिडेट इसके दिख रहे हैं, 35 सीटों पर आगे चल रही है। रिजल्ट ये बता रहा है कि 23 सीटें 2020 में जीती थी, यानी जेडीयू ने अपनी सीटों में इजाफा किया है। ये फेज 1 की 121 सीटों की मैं बात कर रही हूं, 57 पर जेडीयू लड़ रही है, 35 पर आगे दिख रही है, और 23 2020 का रिजल्ट है, यानी यहां सीटों का इजाफा किया। नुकसान आरजेडी को हो रहा है क्योंकि 72 सीट पर लड़ रही है, 32 से 33 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, और 42 सीटें 2020 में जीती थी, इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान यहां महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है। अब इन 121 सीटों की हम अशोक जी बात करें तो इन 121 सीटों पर क्या, जैसा सर्वेज बता रहे हैं कि जेडीयू एक बड़ा फैक्टर बनकर आ रही है, नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर बनकर आ रहे हैं, और पिछली बार जो नुकसान हुआ था जेडीयू को वो नुकसान नहीं, इस बार प्लस में हो रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, जनता दल यू की जो बात आती है ना, तो जब जनता दल यू में नीतीश कुमार का एक फिक्स्ड वोट बैंक रहा है, और उन्होंने जब लालू प्रसाद से जब वो अलग हुए थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय के वोट बैंक को बांटने की कोशिश की थी, और उन्होंने उस वोट बैंक में से उन्होंने अति पिछड़ा को, महादलित, दलित को और इन सबों को उन्होंने बांटा था। मुस्लिम वोट में भी पसमानदा को बांटा था, और
उसके बाद वो एक अच्छा एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक उन्होंने बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपर कास्ट और वैश्य का वोट वो ट्रांसफ़र होता था, तो उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी उस ज़माने में। आज के ज़माने में भी अति पिछड़ा और जो जितने वोट बैंक हैं, कोयरी कहिए, कुर्मी कहिए, ये सब सारे उनके वोट बैंक हैं और वो नीतीश कुमार के ही वोटर हमेशा से रहे हैं और जिसका परिणाम आपको 2010 इलेक्शन में मिला था कि कुल मिला के उनको 115 और 91 बीजेपी को, मतलब कुल मिला के 243 में 206 सीटें आई थी। वो वोट बैंक धीरे धीरे उनका वो उसमें क्षरण ऐसा हुआ कि 2020 में उनको परेशानी हो गई, उनको मात्र 43 सीट आई। उसके पीछे फैक्टर ये था कि चिराग पासवान अलग से लड़ रहे थे और कई सीटों पे उन्होंने नुकसान किया। साउथ बिहार में तो नुकसान उनको पूरा का पूरा हो गया, नॉर्थ बिहार से उन्होंने रिकवर किया। अभी जो 121 सीट की बात आप कर रही हैं उसमें साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब ये मुद्दा ये बनता है कि क्या नीतीश कुमार आज के दिनों में अपनी अति पिछड़ा और कोयरी वोट बैंक को बचा के रख पाने में सक्षम हैं या कर पाएंगे या होगा कि नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि वो जिस दिन आपका वोट होगा उसके बाद से पता चलेगा। उससे पहले ये कहना कि सारा वोट बैंक इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा वो दिक्कत है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि सबों ने अति पिछड़ा कार्ड खेला है बिहार में। इस बार काफ़ी संख्या में उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं। आप देखिएगा कि दोनों तरफ से तेजस्वी का पूरा फोकस है इन वोटर्स। हाँ, वो सबने ये तेजस्वी हो या एनडीए हो, दोनों ने ये अति पिछड़ा कार्ड खेला है। अब वोटर को डिसाइड करना है, अति पिछड़ा वोटर खास करके, जो कि 36% होते हैं। आप अगर वैसे देखिए तो नीतीश कुमार के पास 36% अति पिछड़ा का वोट, करीब 4-5% 6% अगर मिला दीजिए तो कोयरी कुर्मी का मिला के उनके पास 42% वोट की ताकत है उनके पास। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वोट अगर इधर ट्रांसफर पूरी तरीके से होता है जेडीयू की तरफ तो नीतीश उभर कर आएंगे, आ जाएंगे, फिर से वो आ जाएंगे।